90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम कम्युनिटी कनेक्ट का। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और यह आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम हैं शीशम झाड़ी में। यहाँ पर हम ज्ञान करतार आश्रम में हैं, जहाँ पर हम मुलाकात कर रहे हैं श्री गुरविंदर सलूजा जी से। गुरविंदर सलूजा जी 72 वर्षीय हैं और आपका जीवन अधिकतर दिल्ली में बीता, पर आप उत्तराखंड आ गए। उत्तराखंड आप एक खास उद्देश्य से आए हैं और हम सलूजा जी से जानते हैं कि सर क्या उद्देश्य है कि आप उत्तराखंड आए और कम्युनिटी से कनेक्ट हो गए। देखिए, हमारे फादर जो थे 1964 से ऋषिकेश में आ रहे थे और वो गंगा जी के उस साइड में मस्तराम बाबा जी थे, उनके पास आते थे। जब मस्तराम बाबा जी ने 1988 में अपना शरीर छोड़ दिया तो फादर अपने आप को अकेलापन समझने लगे। तब हमने ये सोचा कि यहाँ पे एक आश्रम बना दें जिसमें पिताजी रहकर यहाँ के लोगों की सेवा करें और लोग यहाँ पे आके आश्रम में रुकें। लेकिन हमने ये लैंड जो है 91 में ख़रीद ली, पर वो काम बीच में रह गया। पिताजी ने शरीर 92 में छोड़ दिया, तो वो काम बीच में रह गया। तो हम बिजनेस करते थे, बच्चे छोटे थे। तो जब हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हुए 2007 में, तब इस ज़मीन पर नक्शा पास करवा के एक भवन बनवाया और मंदिर बनवाया। जब हम दिल्ली से मंदिर में आते थे तो गंगा जी जाते थे, तो गंगा जी से वापस आते आते कई दिन देखते रहे कि कुछ बच्चे स्कूल के टाइम पे स्कूल ना जाकर ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो हमने पूछा कि क्या बात है, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? तो उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे ये पूछा कि आप इन बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते। उनके पेरेंट्स ने ये बतलाया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में फ़ीस पे करके अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तब हमने ये निश्चय किया कि हम एक ऐसी संस्था, एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें के बच्चों को एडमिशन देंगे जिनके माँ बाप पैसे दे के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और उनको हम बिल्कुल फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री बुक्स देंगे, फ्री खाना देंगे और फ्री साल में 2 ड्रेस देंगे, एक गर्मियों की, एक सर्दियों की। तो इस लक्ष्य को लेकर 2016 में हमने चंदेश्वर नगर में ज़मीन खरीदी, उस पर भवन शुरू बनाया और 14 सितंबर 2018 में हमने 37 बच्चों से स्कूल का शुभारंभ किया। और ये हमने डिसाइड किया कि हर साल हम 50 बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन के लिए एडमिशन देंगे। हर साल हम 50 बच्चों को एडमिशन देते हैं। और कोरोना टाइम के कारण, क्योंकि हमारे बच्चे इतने रिसोर्सफुल नहीं हैं कि ऑनलाइन स्टडी कर सकते, तो उसमें उन लोगों को बहुत अफेक्ट पड़ा। लेकिन हम अपने तरीके से उनको जैसे भी हो सका वो 2 साल में उनको एजुकेशन देते रहे। और जब कोरोना टाइम ख़त्म हुआ तो फिर रेगुलर क्लासेस दोबारा से लगाने लगे और आज हमारे पास 200 बच्चे हैं। और आज स्कूल में LKG है, UKG है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ये हमारे पास हैं। और आज 10 टीचर्स हैं हमारे पास। ऑल टीचर्स आर पेड एंड ऑल टीचर्स आर क्वालिफाइड। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी टीचर ऐसी नहीं है जो क्वालिफाइड नहीं है, और सब टीचर्स ऋषिकेश की लोकल्स हैं और उन्हीं को हम टीचर्स की मतलब एम्प्लॉयमेंट देते हैं जो ऋषिकेश से। हम चाहते हैं कि हमारी संस्था लोकल आदमियों का भी कुछ ना कुछ भला करे। सर, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि आपने एक स्कूल की स्थापना की है और स्कूल का नाम है ज्ञान करतार
पब्लिक स्कूल। जब शुरुआत की आपने तो किस तरह की चुनौतियां सामने आई, क्योंकि कोई भी काम हम जब हम करते हैं तो चुनौतियां सामने आती है। देखिए, सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे साथ पहले दिन जब हमारे लोकल जहाँ पे ये स्कूल है उसकी सराउंडिंग में लोग रहते हैं जिन पेरेंट्स के बच्चों को हम अपने स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जब उनके पेरेंट्स को ये पता लगा कि ये स्कूल हमारे बच्चों के लिए बन रहा है, तो फिर वो चुनौती नहीं, हमारे साथ एक साधन बन गए और हमारे साथ खड़े हो गए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हमें एक साधन मिल गया, एक ऐसे लोगों का साथ मिल गया जो हमें बजाय प्रॉब्लम्स देने के हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के। और कुछ इस ऋषिकेश के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ हर समय खड़े रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जिस समय हम जो प्रॉब्लम के लिए उनको कहते हैं वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, आपका कहना है कि स्कूल में कोई फीस नहीं है, बच्चों को यूनिफॉर्म भी हम 2 बार देते हैं, बच्चों को भोजन भी कराते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन सी सुविधाएं हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा हर समय यही एक ही मोटिव है कि हमारे स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे कैसे अच्छा पढ़ें और जब ये स्कूल से निकलें तो इस काबिल कैसे हों कि दूसरे स्कूल, क्योंकि ये स्कूल 5वीं तक है, इसके बाद दूसरे स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो हम तो यही सोचते हैं कि जब किसी भी दूसरे स्कूल को ये पता लगे कि ये ज्ञान करतार पब्लिक स्कूल का बच्चा है, तो उस बच्चे का ये सोच के कि ये इतना काबिल होगा तो वो उसको एडमिशन दे दें। हमारा यही एक सोच है कि हमारे बच्चे हर समय सबसे अच्छे बने। बहुत सही सोच के साथ आपने एक कदम बढ़ाया है, आपने एक पहल की है। आप दिल्ली जाते हैं सर? अब पहले तो जाता था, लेकिन जब से स्कूल खोल लिया है तो अब तो महीने में 1-2 दिन 3 दिन जाता हूँ। वो भी बच्चे हैं, फैमिली वहीं है, मैं और वाइफ यहाँ हैं, बाकी फैमिली बच्चे वहीं हैं, तो कभी उनको मिलने के लिए चले जाते हैं, कोई फैमिली में फंक्शन होता है तब जाते हैं। वैसे अब ज़्यादा टाइम हमारा यहीं बीतता है। सर, आपका अधिकतर बचपन दिल्ली में बीता। आप एक बिजनेसमैन हैं और वर्षों आपने बिजनेस किया। अब आप ऋषिकेश में आए हैं, कितना बदलाव देखते हैं? बदलाव तो बहुत है, क्योंकि जो मेरी शॉप, जो मेरा बिजनेस था, जहाँ पे बिजनेस था खान मार्केट में, खान मार्केट एक एशिया की रिनाउंड मार्केट है, और मैं जिस दुकान पे मेरा बिजनेस था, मैं एक दिन में 600 कस्टमर को डील करता था और 16 घंटे मैं उस शॉप पे काम करता था। जब हमने ये डिसीज़न लिया तो मेरे फैमिली ने मुझे ये कहा कि आप इतने बड़े काम से ऐसे छोड़ के जाएंगे तो आप डिप्रेशन में नहीं चले जाइए कहीं ये चीज़। तो हमने सारी चीज़ को असेस किया और मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पाया, और अब तो जब इन बच्चों के बीच में होता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। ये बच्चे इतने प्यार करते हैं कि मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं कुछ छोड़ के यहाँ पे ऋषिकेश आ गया हूँ, और हर समय यही सोचते रहते हैं। और अब तो दिल्ली एक किस्म से भूल गया हूँ। सलूजा जी कह रहे हैं कि दिल्ली में भूल गया हूँ। सर, एक सवाल बनता है, आपका जो बिजनेस लाइफ थी वो रूटीन क्या था, और आज का जो रूटीन है, आज की जो दिनचर्या है, वो कैसे शुरू होती है सर? देखिए, मैं जब स्कूल में, मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में हुई, मेरा कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में हुई। मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर था अपने टाइम का। मैं कोई भी स्कूल का ऐसा आउटडोर गेम नहीं था जिस ग्राउंड में मैं नहीं होता था। मैं क्रिकेट का अपना कैप्टन था। जब 67 में मैंने हायर सेकेंडरी की तो मुझे ईयर ऑफ द 67 का बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला था। बेस्ट क्रिकेटर का भी अवार्ड 67 का मिला था। उसी तरीके से जब मैं कॉलेज में गया
तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज देशबंधु कॉलेज से किया अपनी ग्रेजुएशन। मैं देशबंधु कॉलेज का कैप्टन था क्रिकेट का। हॉकी, फुटबॉल, इसका मैं फर्स्ट 11 का प्लेयर था। फिर उसके बाद में मैंने दिल्ली क्रिकेट टीम में खेला, यूनिवर्सिटी खेला। तो ये मेरी ज़िंदगी थी। फिर जब मैं इससे हट के बिजनेस में आया, तो बिजनेस में आप समझ लीजिए मैं 75 में 100% टू माय बिजनेस। तो 75 में जब बिजनेस आया, फादर चलाते थे पहले बिजनेस, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट थे तो उतने अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था, पर हमने उसमें मेहनत की। मैं था, मेरा ब्रदर था, तो हम दोनों ने बहुत मेहनत की और उसका फल ये मिला कि हमारा बिजनेस, हमारी दुकान का नाम खान मार्केट में नहीं, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में सलूजा डेयरी के नाम से वो बिजनेस था, जो आज भी वहाँ के लोग, मुझे छोड़े हुए भी 10 साल हो गए हैं, तब भी जानते हैं कि सलूजा डेयरी एक यहाँ पे थी। यहाँ भी आज भी मैं उतने ही बिजी हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं 5 बजे वॉक करने चला जाता हूँ, वॉक करके आता हूँ। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं मंदिर में रहता हूँ। 8 बजे वहाँ से आके 9:30 बजे मैं स्कूल चला जाता हूँ। मैं 1:30 बजे 2 बजे तक स्कूल में रहता हूँ। फिर उसके बाद आके आश्रम का काम देखता हूँ और ये मेरी दिनचर्या जो है रात को 8:30-9 बजे ख़त्म होती है। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे आपकी तरफ एक उम्मीद से देखते हैं, पेरेंट्स एक उम्मीद से देखते हैं कि आप उनके बच्चों को एक नई राह दिखा रहे हैं। कैसा महसूस होता है, कितना गर्व महसूस होता है? मतलब ऐसे लगता है कि ये बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये अंदर से फीलिंग आती है, ये कहने की बात नहीं है। जब बच्चे मैं बीच में खड़ा होता हूँ तो बच्चे चारों तरफ मेरे खड़े हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी फैमिली और अपने बच्चों के बीच में खड़ा हूँ। और अब इसको मैं किसी वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप महसूस कर सकते हैं कि मुझे कैसे लगता होगा। दे आर सो इनोसेंट, दे आर सो पोलाइट, एंड अब उनमें इतनी चेंज आ गई है। 6 महीने में ही उनकी फैमिली खुद कहती है हमें कि ये बच्चों में बहुत चेंज है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं, उनको एक राह दिखा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स जो हैं इलिटरेट हैं, हम उनको हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं। हम उनको कोशिश करते हैं ये बतलाने के लिए कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने बच्चों को, आप तो नहीं पढ़ सके, पर अपने बच्चों को पूरा टाइम डिवोट किया करिए और कोशिश किया करिए कि ये बच्चे स्कूल से एब्सेंट ना हो। और ये आपको खुशी होगी सुनकर कि हमारी रोज़ की अटेंडेंस 90% प्लस है। बड़ी सुंदर बात है सर। बच्चों की रुचि पढ़ाई में है, क्योंकि जब रुचिपूर्ण तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनका इंटरेस्ट जगता है और वो स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। 200 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पूरा फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो इसके लिए जो आप वित्तीय व्यवस्था होती है वो कैसे करते हैं सर? देखिए, हमने कई दफ़ा अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश किया। अभी इतने लोग नहीं जुड़े, पर अब काफ़ी लोग मेरे दिल्ली से, जो मेरे पुराने कॉन्टैक्ट से, उससे जुड़ गए हैं। अभी ऋषिकेश वाले नहीं जुड़े, पर आहिस्ता आहिस्ता देखो जुड़ जाएंगे। तो हम अपने जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनको बतलाते हैं कि एक बच्चे को अगर आप गोद लेंगे तो एक बच्चे का खर्चा 1 महीने का 1000 रुपया। तो आप 12,000 से एक बच्चा गोद ले सकते हैं। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 5 बच्चे नहीं ले सकते या 3 नहीं ले सकते। तो जितनी किसी की मर्जी है, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे वो गोद ले सकता है। और उसी हिसाब से वो हमें एक बच्चे के 1000 रुपये के हिसाब से, अगर वो 5 बच्चे गोद लेता है तो 5,000 रुपये महीना। अगर वो चाहता है कि मैं क्वार्टरली पे करूँ तो 15,000 रुपये का चेक दे देता है। अगर
कोई कहता है मैं मंथली देना चाहता हूँ तो 5,000 रुपये का। तो इस तरीके से अभी कुछ बच्चे स्पॉन्सर हुए हैं। 200 में से आज की डेट में आप समझ लीजिए 45-48 चिल्ड्रंस हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं। बाकी जो रिसोर्सेज कम होते हैं वो हम अपने पास से पूरे करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है और आप 200 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा आपने उठाया है। आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, अभी तो ये 200 हैं, ये बढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 5th तक नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर फिर 50 बच्चे और ऐड होंगे तो ये अल्टीमेटली 300 बच्चे हो जाएंगे। क्योंकि एक साल कोरोना में हमने एडमिशन नहीं दी बच्चों को तो वो भी 50 बच्चे कम हैं और एक 50 बच्चे जो नेक्स्ट ईयर लेंगे हम, ये दोनों मिला के 300 बच्चे हो जाएंगे। अल्टीमेटली 300 बच्चे होंगे। अभी हमने जो अप्लाई किया है 8th तक किया है तो संस्था को हम देखते हैं, अपने रिसोर्सेज देखेंगे। सबसे बड़ी बात है फाइनेंस, और फाइनेंस जैसे अगर हमें अलाउ कर देता है या हमसे कुछ लोग जुड़ जाते हैं जो इस संस्था की फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और वो कहते हैं कि हम कुछ बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं और आप 8वीं तक स्कूल कर दीजिए तो हम 8वीं तक कर देंगे। इसी बेस के ऊपर 8वीं तक। इसके अलावा हमारा एक एम और है, हम एक डिस्पेंसरी खोलना चाहते हैं। वो भी हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर डिस्पेंसरी का शुरू से ही था कि हम यहाँ के इलाके के लोगों को कुछ मेडिकल एड भी दें, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि लोगों के पास पैसे की कमी है तो उनके पास आप समझते हैं हेल्थ की भी प्रॉब्लम आती है। हर आदमी उसको नहीं अफोर्ड कर सकता तो इसलिए हमारा ये मानना है कि हम एक डिस्पेंसरी बनाएं जिसमें कम से कम इनको बेसिक मेडिकल एड दिया जाए। सर, जैसे कि आप एजुकेशन पर कार्य कर रहे हैं, आप हेल्थ पर भी कार्य करने की योजना बना रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक करते हैं? क्योंकि इसमें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए कोई प्लान किया है सर? देखिए, जागरूक आज जो सोशल मीडिया है ये अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा एक सोर्स है और हम अपने इस संस्था को यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये डालते रहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ हर जगह पे। कुछ हमें यहाँ के लोकल पेपर वालों की भी सपोर्ट है, वो हमारे बारे में लिखते रहते हैं। जब भी हमारी कोई एक्टिविटी होती है वो लिखते हैं तो वो भी हम फॉरवर्ड करते हैं अपने नोन को। तो आज तक तो यही है हमारा तरीका। जैसे आप बेसिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जागरूक करते हैं स्वच्छता को लेकर ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। उस दिशा में भी कुछ कार्य हो रहे हैं सर? हाँ, हम देखिए लोकल यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं टाइम टू टाइम उनको हम स्कूल में बुलाते हैं, अपने बच्चों की मेडिकल चेकअप करवाते हैं। अभी पीछे हमने एक होम्योपैथिक का कैंप लगाया था स्कूल में, जब उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनको भी उनकी चेकअप करवाई और जो भी उनमें कमी थी उसके लिए मेडिसिन दी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको कॉन्टैक्ट्स दिए। तो ऐसे हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जो ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन होती है ENT और जनरल फिजिशियन, ये दो चीज़ें, दो डॉक्टर ऐसे हैं जिनको हम टाइम टू टाइम बुलाते हैं और उन बच्चों की चेकअप करवाते हैं। ज्ञानकर्ता पब्लिक स्कूल की बात हो और श्रीमती नमिता सलूजा जी का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैम, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। आप भी सर के साथ इस मुहिम में कदम ताल कर रहे हैं। जब सर ने ये डिसीजन आपको बताया कि हमें दिल्ली छोड़ना है और ऋषिकेश से नाता जोड़ना है, एक स्कूल की अवधारणा के बारे में सर ने आपको बताया और आपसे कहा कि दिल्ली से अब ऋषिकेश जाना है, क्या प्रतिक्रिया थी, क्या चल रहा था मन में? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि पहले हमने यहाँ पे मंदिर की स्थापना करी, मंदिर में एक मंदिर के बाद हमने स्कूल की स्थापना करी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों मैं तो यहीं से पहाड़ों की हूँ, तो इसलिए मुझे पहाड़ों में रहना तो बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली भी ठीक था पर यहाँ पे रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। आप वर्षों दिल्ली में रहे, क्या दिल्ली याद आता है?
नहीं, अब तो दिल्ली भी याद आता है, बच्चे हैं, जाती हूँ, वहाँ भी जाती हूँ, यहाँ भी रहती हूँ। यहाँ मुझे अब ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे धार्मिक कर्म भी होते हैं और क्या नाम है, स्कूल का भी है। जब आप अपने आप को बच्चों के बीच में पाते हैं तो कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा। मैम, आपसे बातें चल रही हैं और मेरा तो मन कर रहा है कि आपसे बातें करता जाऊं क्योंकि आपके बारे में जो मैं जान रहा हूं उससे मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है। इस बीच एक भजन जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहें। जरा सामने तो आजो शेरा वालिए, नित पूजा में तेरी तस्वीर नू, चिंत पूर्णिमा चिंता निवार दी, आके बदल मेरे मथे दी लकीर नू, आजा बदल मेरे मथे दी लकीर नू। जय माता दी। जय माता दी। सर, आपसे अच्छा लग रहा है मुझे बातें करते हुए। सर, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और जब हम इस काम के बारे में सोचते हैं और जब हम इसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो क्षण हमें बड़ा गौरवान्वित करते हैं, हमें बड़ा भावुक करते हैं। कोई ऐसा वाकया जिसने आपको भावुक कर दिया हो? और जब मैं किसी बच्चे की फाइनेंशियल पोजीशन समझ के ये सोचता हूँ कि ये इंसान ऐसे क्यों हैं, भगवान ने इनको इंसान बनाने के बाद भी इतना मजबूर क्यों बनाया है, तब मैं भावुक होता हूँ। तब मुझे दिल से इस चीज़ की चुभन होती है। मेरा एक ही मानना रहता है हरदम कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर दूं कि बच्चे कल किसी से हाथ आगे करके मांगे नहीं, हमेशा इनका हाथ इस तरीके से रहे जैसे देने के लिए, अभी हाथ फैलाए नहीं। तो इसके लिए जो भी मेरी सोच होती है, जो भी मेरे को बन बैठता है, हर समय मैं यही सोचता हूँ कि इनके साथ मैं ये करूँ। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपने जीवन में कामयाब हों। एक शब्द है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, जिसके सहारे हम कुछ सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी आजीविका को आगे बढ़ाते हैं। कितना ज़रूरी मानते हैं कौशल विकास को? बहुत ज़रूरी है। देखिए, एजुकेशन भी एक बहुत ज़रूरी है, कौशल विकास भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी जब हायर एजुकेशन के लिए भी जाता है, अब हर समय तो कोई किसी के एड नहीं करता, तो अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ते तो कुछ आप में कौशलता होनी चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। और अगर आप भगवान आपको ऐसा बना दे कि अपनी क्षमता से आप इतना कमा लें कि अपनी ज़रूरतों से कुछ सेव करके दूसरों की मदद कर सकें, तो इससे बड़ी बात नहीं है। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्री गुरविंदर सलूजा जी से, श्रीमती नमिता सलूजा जी से। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों की मदद करें और बच्चों की शिक्षा पर खासकर बड़ा काम किया जाए, और आप कर रहे हैं सर। और ज्ञान करतार पब्लिक स्कूल का आप संचालन कर रहे हैं सर। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम पर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है।